नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हूं आज एक नए निर्णय के साथ। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग लीगल इशू पर। क्या शादी का वादा करके रिलेशन बनाना हमेशा रेप होता है? हाल ही में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया है जिसमें कोर्ट ने साफ कर दिया है कि प्रॉमिस टू मैरी केस कब रेप होगा और कब रेप नहीं होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आज हम समझेंगे कानून क्या कहता है, कोर्ट का रीजनिंग क्या था और रियल लाइफ में इसका क्या इंपैक्ट होगा और क्या इंपैक्ट पड़ेगा। उससे पहले भाई आपसे निवेदन, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, क्योंकि हम लोगों का प्रयास यही है कि हिंदी सरल भाषा में निर्णय का विश्लेषण। आपको हमारा ये प्रयास हिंदी सरल भाषा में निर्णय का विश्लेषण पसंद आ रहा है तो आपसे ये निवेदन कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें, जिससे हम लोगों का मनोबल बढ़ा रहे। चलिए आज के इस विषय पे आते हैं। इस केस की क्या बैकग्राउंड है? देखिए, इस केस में लड़का और लड़की एक दूसरे को जानते थे, पहचानते थे, दोनों मेजर थे, उनका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था। ठीक, प्रयास ये भी रहेगा कि इसमें देखेंगे कि एफआईआर में कहां पे गलती हुई, अगर क्या एफआईआर लिखाते समय सावधानी बरतनी चाहिए, इसको भी प्रयास देखेंगे करने का। आरोप क्या लगा? आरोप लगा लड़की ने कहा लड़के ने शादी का वादा किया, उसी भरोसे फिजिकल रिलेशन बनाए, बाद में शादी से मना कर दिया। एफआईआर दर्ज हुई सेक्शंस में, कौन से सेक्शन से? 376 आईपीसी रेप, 323, 504, 506। मारपीट लग गया, धमकी देना आ गया, सब कुछ इसमें आ गया। अब जो एप्लीकेंट का आर्गुमेंट था, लड़के के वकील ने ऑनरेबल हाई कोर्ट में लगाया 482 और एफआईआर क्वैश करने की गुजारिश की। लड़के के वकील ने कोर्ट में कहा यह रिलेशनशिप पूरी तरह सहमति पर आधारित था, दोनों लंबे समय तक साथ रहे, लड़की खुद मान रही है कि रिलेशन था। सबसे इंपॉर्टेंट, सिर्फ शादी का वादा टूट जाना रेप नहीं होता। रेप तभी होगा जब शुरुआत से ही शादी का इरादा झूठा हो, सिर्फ फिजिकल रिलेशन के लिए धोखा दिया गया हो, यानी कि आपने एक वादा कर दिया सिर्फ जिसका शुरू से ही मोटिव ये था कि मुझे फिजिकल रिलेशनशिप बनानी है, और आपने एक वादा कर दिया कि आप मेरे से संबंध बनाए। आप शुरू से ही आपकी जो इंटेंशन थी, मैं सीधे आता आपका शुरू से ही वह गलत था, इंटेंशन गलत थी। अब स्टेट ने इसमें जो आर्गुमेंट दिया, स्टेट का और कंप्लेनेंट का जो आर्गुमेंट आया, सरकार और लड़की की तरफ से कहा गया, लड़की ने बयान दिया है कि कंसेंट शादी के वादे पर था, यानी कि मेरी जो फिजिकल रिलेशनशिप की कंसेंट थी, उस कंसेंट का बेसिक जो था वह बेसिक जो था वह कंसेंट थी कि शादी किया जाएगा। यह फैक्ट ट्रायल कोर्ट में डिसाइड होगा, यानी कि आप एफआईआर क्वेश्चन नहीं कर सकते 482 में, तो अभी ट्रायल चलेगा, ट्रायल में देखा जाएगा। अभी केस खत्म नहीं किया जा सकता, ट्रायल चलेगा, ट्रायल में तय हो जाएगा कि क्या स्थिति थी। आप इसे 482 के अंतर्गत एफआईआर क्वेश्चन नहीं कर सकते प्राइम एफएसआई, क्योंकि अभी तो ये ट्रायल चलना है, एविडेंस आनी है, तो ये जो चीजें हैं वो एविडेंस से सिद्ध होनी है। उनका कहना था कि जो ट्रायल का मामला है अभी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, जो कोर्ट का रीजनिंग है। इसमें कोर्ट ने कहा दोनों मेजर थे, रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म था, बार बार वॉलंटरी रिलेशन हुआ, यानी कि सहमति से बार बार संबंध बने। कोर्ट ने साफ कहा हर फेल्ड रिलेशनशिप को रेप नहीं कहा जा सकता, यानी कि हर ब्रेकअप को आप रेप की संज्ञा नहीं दे सकते। आपकी रिलेशनशिप थी, आपके मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरे बाबू ने खाना नहीं खाया, सब चलता रहा, और उसके बाद जब आपके बीच में तनाव आ गया आपके संबंधों में, तो आप उस हर तनाव को, हर ब्रेकअप को आप लोग जो फेल्ड रिलेशनशिप है रेप की संज्ञा नहीं दे सकते। और कंसेंट इनवैलिड तभी होगा जब प्रॉमिस शुरू से झूठा हो, इंटेंशन फ्रॉड का हो। लेकिन अगर रिलेशन जेन्युइन था, बाद में ब्रेकअप हो गया, तो वो रेप नहीं है। इसमें कोर्ट ने क्या पाया? एफआईआर और चार्जशीट में कहीं नहीं लिखा कि लड़का शुरू से शादी नहीं करना चाहता था। अब देखिए,
एफआईआर में गलती कहां पे आई? क्या है ना कि एफआईआर और चार्जशीट में कहीं ये नहीं लिखा कि शुरू से शादी नहीं करना चाहता था। जिस शुरू से तो शादी करना चाहता था, लड़का भी चाहता था, मैं भी चाहते थे, दोनों की सहमति थी, दोनों रिलेशनशिप में थे, बाद में ब्रेकअप हुआ। यानी कि अगर आप फ्रॉड साबित कर रहे हैं तो इंटेंशन शुरू से होनी चाहिए थी। एफआईआर में ये लिखा होना चाहिए था कि इसकी इंटेंशन शुरू से ही मेरा यूज करना था, संबंध बनाना था, फिजिकल रिलेशनशिप बनाना था, जबकि ये शुरू से ही जानता था कि मुझे शादी नहीं करनी है। तब तो ट्रायल के लिए मामला जा सकता था। लेकिन जब एफआईआर चार्जशीट में कहीं नहीं लिखा कि लड़का शुरू से शादी नहीं करना चाहता था, उल्टा आपकी एफआईआर में लिखा है कि हम लॉन्ग रिलेशनशिप में रहे, जेन्युइन इंटेंशन दिखाता है, यानी कि आप दोनों लॉन्ग रिलेशनशिप में रहे, तो कोर्ट ने माना कि जेन्युइन रिलेशनशिप दिखाता है। कोर्ट ने कहा सिर्फ फेल्ड रिलेशनशिप है, यह रेप का मामला नहीं है, यह सिर्फ फेल्ड रिलेशनशिप है, इसमें रेप का ऑफेंस नहीं बनता। और इसलिए एफआईआर चार्जशीट पूरा केस क्रैश कर दिया गया सेक्शन 482 सीआरपीसी के अंतर्गत। देखिए, यह आज के समय में इसलिए एक महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे यहां क्योंकि यूसीसी लागू हो गया है और कहीं ना कहीं लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दे दी गई है, उसका रजिस्ट्रेशन होने जा रहा है। तो अब ऐसे मामले बहुत आने, आप खुद सहमति से लिव इन रिलेशनशिप में रहने को चले गए और बाद में अगर आप उसको किस कंडीशन में आप उसको रेप की संज्ञा देंगे, किसमें नहीं देंगे, यह तथ्य समझना बहुत जरूरी है। और जब कभी कोई एफआईआर बनाई जाए, जो अधिवक्ता भाई हमारे इसको देख रहे हैं, अधिवक्ता साथी हमारा देख रहे हैं, जब कोई एफआईआर बनाई जाए तो एफआईआर में सबसे पहला इंटेंशन आना चाहिए। इस केस की सबसे जो कमजोरी है रही कि एफआईआर में कहीं पर भी यह नहीं आया कि शुरू से ही उसकी इंटेंशन फ्रॉड करने की थी, और जो एफआईआर से निकल कर यह आया कि रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ। रिलेशनशिप में ब्रेकअप होना किसी भी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि रेप की संज्ञा हो। अब इस जजमेंट से हमें सीखने को क्या मिलता है कि हर प्रॉमिस टू रेप, हर प्रॉमिस टू मैरी केस रेप नहीं होता है। यानी आप प्रत्येक प्रॉमिस टू मैरी केस को लेकर आ जाए कि रेप हुआ कि प्रॉमिस शादी का वादा किया था, मुकर गया, रेप होगा, ऐसा नहीं होता है। कानून इंटेंशन को देखता है। फेल्ड लव क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होता। प्रत्येक फेल्ड लव को आप क्रिमिनल ऑफेंस नहीं मान सकते। बहुत बार लोग इमोशंस में एफआईआर कर देते हैं, लेकिन कोर्ट इमोशंस पे नहीं चलता। कोर्ट फैक्ट्स पर और लॉ के आधार पर फैसला देता है। इससे पहले कि मैं आपको इसका साइटेशन बताऊं, भाई आपसे निवेदन, जब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करेगा। हमारी ये वीडियो, हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारे चैनल कैसा लग रहा है, वीडियो कैसी लग रही है। आपको व्हाट्सएप पे कमेंट आ रहा है, उसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद। तो चलिए अब हम आपको इसका साइटेशन भी बता देते हैं। देखिए स्क्रीन पर आपका साइटेशन भी इसका आ गया है। जो इसका साइटेशन है, उस साइटेशन है उत्तराखंड हाई कोर्ट, देखिए in the High Court of Uttarakhand at Nainital, criminal miscellaneous application number 2082 of 2023, सूरज बोरा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अदर्स। और इसकी डेट भी देख लेते हैं किस डेट का ये जजमेंट है। यह जजमेंट जो है उत्तराखंड हाई कोर्ट का जजमेंट है, 11 फरवरी 2026 का जजमेंट है। जस्टिस आशीष नेथानी जी का जजमेंट है। और एक काम करते हैं, इसका क्यूआर कोड को भी लगा लेते हैं। कई बार क्यूआर कोड से क्या होता है, हमें जजमेंट देखने में आसानी हो जाती है, जिससे हम जजमेंट को बिल्कुल देख पाते हैं। 2026 का UHC 800 2026 2026 UHC 800 क्यूआर कोड स्क्रीन पर आ गया। हम क्यूआर कोड से भी जजमेंट को देख सकते हैं कि जजमेंट क्या कह रहा है। हमारा आशीष नेथानी का जजमेंट है, 11 फरवरी 2026 का जजमेंट है। यह एक निर्णय था जिस पर आज हम लोगों ने चर्चा करी। कल फिर किसी नए निर्णय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सुखाना आपसे आज्ञा लेता है। सभी को नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।